मेरे लिए कल की सी ही बात थी। सब कुछ अभी तो गुजरा था, वो जख्म अभी तो लगा था, सब कुछ अभी तो बिखरा था। पर नहीं, नहीं, बहुत लंबा समय गुजर गया था। लोगों के मुताबिक लगभग 4 महीने। आंखें हॉस्पिटल बेड पर खोली थी। सब कुछ शून्य था। शरीर बहुत भारी लग रहा था। पट्टियां बंधी हुई थीं। पैर पर भी चोट थी। मैं खुद को हिला नहीं पा रहा था। आंखें कहीं अनंत में अटकी हुई थी। पर मेरी आंखों की आहट ने ही मेरे बगल में खड़े हुए मेरे पापा को चौकन्ना कर दिया था। वो भागकर मेरे पास आए, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कह रहे थे और मैं सिर्फ सन्न सा होकर उन्हें देख रहा था। उनके चेहरा देखकर कहा जा सकता था कि वो बहुत परेशान हैं, बहुत खुश भी हैं और थके हुए भी हैं। वो उनसे कहना चाहता था कि पापा, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मुंह से एक भी आवाज़ बाहर निकल ही नहीं रही थी। देखते ही देखते डॉक्टर्स भी उस रूम में आ गए थे और सब कुछ वापस शुरू हो गया। न जाने कितने सारे चेकअप किए उन्होंने, मेरे वाइटल्स को चेक किया और मैं सिर्फ सब कुछ देख रहा था। फाइनली उन्होंने मेरे पापा से कहा, अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। पर क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। सब अपनी ही दुनिया में खो गए थे और मैं वहाँ बैठकर सिर्फ ये सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था। लगभग 1 घंटे बाद पापा वापस आए। इस बार माँ भी उनके साथ थी और वो आते के साथ ही मेरे गले लग गई। बहुत तेजी के साथ रोने लगी। मैंने अपने हाथ को बहुत मुश्किल से उन तक पहुँचाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, माँ, सब ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे ठीक है? हाँ, कैसे ठीक है? तूने तो डरा ही दिया था, जान निकाल दी थी हम सबकी। आखिर ये सब हुआ कैसे अमीर? ये सब कुछ कैसे हुआ? वो बहुत कुछ कह रही थी और आंखों के किनारे मेरे भी गीले हो चुके थे। मैंने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अमन के बारे में बताइए, वो ठीक तो है ना? आज भी मुझे अमन का वो चेहरा याद आ रहा था, उस हॉस्पिटल बेड पर, उसका वो खून से लिपटा हुआ चेहरा, मेरी वो नाकामी जो उस तक पहुंचने की थी, वो मजबूरी में उस बिस्तर पर महसूस कर पा रहा था। मैं बस सुनना चाहता था कि वो भी ठीक हो और इसी उम्मीद की नजरों से मैं अपने माँ और पापा को देख रहा था। पर मेरा एक सवाल सुनते के साथ ही वो दोनों ठिठक गए। माँ एकदम से मुझसे दूर हो गई। मैं उन्हें हैरानी से देख रहा था। मैंने कहा, माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ ने कहा, बेटा। पर इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। उन्होंने वही सहारा लेकर खुद को दूर कर लिया। पापा ने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे और चिंता दे रही हो? मैंने कहा, पापा, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है? मेरी आवाज तेज थी और उसके बाद तेज होती ही चली गई, क्योंकि उनकी आंखों में मुझे लाचारी दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रही थी जिसे मैं देखना नहीं चाहता था। आखिरी में मैंने चीखते हुए कहा, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चेहरे का डर मेरे अंदर डर को भर रहा था। मैं अपने आप को खत्म होता हुआ जैसा महसूस कर रहा था। मैं कोई ऐसी खबर नहीं सुनना चाहता था जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले। मैं बस ये चाहता था कि वो ठीक हो। और जब मैं इतना तेज चीखा, तब जाकर पापा ने कहा, वो ठीक है। मैं बस शांत हो गया। वो ठीक है, तो फिर ये खालीपन क्यों है? ये आंखों में डर क्यों है? ये चेहरा सफेद क्यों पड़ा हुआ है? ये मैं पूछना चाहता था, पर मैं डर रहा था। किसी और बुरी खबर से। मैंने कहा, पापा समझ गए थे कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, पापा, प्लीज बताइए ना, क्या हुआ है? वो ठीक है तो फिर क्या हुआ है? मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। पापा ने कहा, बेटा। मैंने कहा, पापा प्लीज। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बिल्कुल मिन्नतें कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और शायद उन्हें तरस आ गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो ठीक है, पर अब कभी चल नहीं पाएगा। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने थे, सब कुछ ऐसा लगा जैसे टूट गया। मैं मर गया था। उस चंद कुछ सेकंड के लिए मैं लगभग मर गया था। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मेरे पापा का हाथ छोड़ दिया था, पर पापा ने हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, पर वो ठीक है।
मैंने अपनी उन्हीं आंसू भरी आंखों से कहा, वो ठीक है, पर चल नहीं पाएगा पापा वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा, वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि मेरी आंखों में सपना टूटा था, उसका सपना जिसे उसने बचपन से लेकर अब तक देखा था। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था कि वो चल नहीं पाएगा, ये स्टेटमेंट था कि वो अब कुछ कर नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाएगा जिसे करने के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। मैं बहुत रोया था, बहुत। पापा ने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं बेकाबू था, बहुत बेकाबू, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों के लिए खुद को कसूरवार समझ रहा था। और शायद मेरे शोर को सुनकर डॉक्टर उस रूम में आ गए थे। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं गहरी नींद में सो गया, पर मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। लगभग 2 दिन के बाद मैंने पूछा था, पापा वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। पापा मेरे बगल में बैठे हुए थे, वो भी हारे हुए से लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा वो तो अपने पापा के साथ कहीं दूर चला गया है। मैंने कहा, कहीं दूर? उन्होंने कहा, हाँ, जब तू कोमा में था तब उसके फादर उसे अपने साथ ले गए। बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका ऑपरेशन होने के बाद जब उसे होश आया और उसका पैर उसके साथ नहीं था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब से लेके अब तक किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। बात करने की कोशिश की, पर के बाद भी पापा ने बहुत कुछ कहा था। शायद बताया था कि किस तरीके से उसके पैर में इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि पैर काटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे दिमाग के पास जाकर बहुत बुरी तरीके से वो सरिया टकराया था। लेकिन शायद मेरे लिए बात बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं तो सुन्न हो गया था एक बार फिर से। अगले कुछ दिनों में मैंने भी कितनी बार कॉल डायल किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। किसी की ज़िंदगी खराब होने का बोझ कितना भारी होता है, ये शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो भी ऐसे चेहरे की जिस चेहरे पर आप हमेशा से मुस्कुराहट देखना चाहते हो। मैं रोता था, एक ऐसे जोन में चला गया था जिसे लोग शायद डिप्रेशन कह रहे थे, पर मेरे लिए सब अंधेरा था, सब अंधेरा। बहुत भारी था सब कुछ। वापस उस ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल था। बहुत बार मैंने कोशिश की, जब टूटता था तो उसे कॉल डायल करने की, बात करने की, पर वो आवाज़ दोबारा कभी सुनाई नहीं दी। लगभग 1 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। रेगुलर थेरेपी के लिए वहाँ जाता था। मैंने खुद को बिल्कुल कमरों में बंद कर लिया था। माँ पापा को चिंता होती थी, मुझे समझाते थे, पर मैं समझना ही नहीं चाहता था। अक्सर अकेले बैठकर मैं सब कुछ देखता था अपनी खाली आंखों से। कभी अगर पार्क चला जाता था तो वहाँ बच्चों को देखता था खेलते हुए। 2 दोस्त अगर दिख जाते थे तो सिर्फ मन में उसका ख्याल आता था, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। देखते ही देखते वक्त गुजर गया, 6 महीने का वक्त। वो 6 महीने बहुत बहुत बुरा समय था मेरे लिए। बिल्कुल मरने जैसा महसूस किया था। हर रोज जैसे मौत छू कर गुजरती थी। उसकी आहट जैसे करीब ही रहती थी। हमारे गुजारे हुए वो हॉस्टल लाइफ, वो स्कूल के लम्हे, वो पार्टी, वो नाइट, सब कुछ ऐसे दिमाग में घूमता रहता था। और फिर वो आता था एक्सीडेंट। वो सड़क, उस पर बिखरा हुआ वो खून, वो कांच, उसकी वो खाली आंखें, उसका खून से लिपटा हुआ शरीर और मेरा वो थरथराता हुआ हाथ। वो दर्द बहुत था, बहुत। शरीर के घाव भर गए थे, पर मन के घाव नहीं भर सकते थे। रातों में अक्सर उसके सपने आते थे, उसकी हंसी मुझे सुनाई देती थी। फिर देखते ही देखते सब कुछ बिखर जाता था। 6 महीने की बात है। मेरी थेरेपी चल रही थी, काउंसलिंग चलती थी, डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी। एक सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। पापा मेरे बगल में आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे चाय देते हुए कहा, बेटा जिंदगी ऐसे नहीं रुकती, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या चाहता है तू? हाँ, इस तरीके से हमें दुख हो रहा है तुझे ऐसे देखकर। मैंने पापा की तरफ अपनी खाली आंखों से देखा। पापा कहाँ है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ पापा। मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे, मेरी वजह से। वो मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी पापा। अगर मैं गाड़ी ना चलाता तो ये सब कुछ नहीं होता पापा। ये कहते हुए मैं बिखर गया था
और पापा ने मुझे गले लगा लिया। वो बहुत देर तक मुझे समझाते रहे और मैं उनके सीने से लगकर सुबकता रहा। और एंड में उन्होंने मुझसे एक बात कही, बेटा वो फाइटर है। वो जिस दिन हॉस्पिटल से गया था उस वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा था कि तेरा ख्याल रखूं। जब वो जिंदगी से नहीं हारा तो तू जिंदगी से कैसे हार सकता है? वो जहां भी होगा अच्छा कर रहा होगा। कम से कम उसके लिए तो उठना, उसे ढूंढ। अगर वो हो गया है तो जाकर उसे ढूंढ। इतना तू कर सकता है ना। पापा की ये बात शायद मेरे पर असर करी थी। जैसे जिंदगी को नया मकसद मिल गया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे निकलना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये तो सच है कि आप रुक सकते हो पर वक्त नहीं, उसे तो आगे बढ़ना ही है। लगभग 1 साल गुजर गया। एक सुबह मॉर्निंग वॉक खत्म कर मैं घर आया था। टेबल पर बैठा हुआ था, माँ चाय बना रही थी किचन में और मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी मेरी नज़र वहीं अखबार पर पड़ी। मैंने ऐसे ही उठा लिया, पर जब मैंने उस अखबार को खोला तो उसमें कुछ पायलट का एक फोटोग्राफ था जिस पर मेरी नजरें टिक गई। एक ऑफिसर उस फाइटर प्लेन के बगल में खड़ा हुआ था। मैं बहुत देर तक उस तस्वीर को ऐसे ही देखता रहा। बहुत सारे शब्द थे जो कानों में गूंज रहे थे। अबीर, मुझे पायलट बनना है। अबीर, मुझे आसमान में उड़ना है। अबीर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क गए। फिर ऐसे ही एक रोज मेरा फोन बजा। नंबर अननोन था। मैं उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने फोन उठा लिया। बहुत रूखी सी आवाज में मैंने कहा हेलो, पर सामने से एक चहकती हुई आवाज आई, अबीर। यह आवाज सुनने के साथ मैं कुछ पल के लिए जैसे ठहर गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अमन की आवाज है। मैंने कहा अमन? मैंने चौंकते हुए पूछा। उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। मैंने कहा तू कहाँ है भाई? मुझे तुझसे मिलना है। मेरी आवाज में हड़बड़ाहट और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने मुझसे कहा, हाँ मिलते हैं। मैंने कहा कहाँ? मुझे बता, तेरे घर पर? कहाँ? मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते हुए मैं बस भागने के लिए तैयार था। उसने कहा रुक जा, तसल्ली रख। मैंने कहा बता कहाँ है तू? उसने कहा वहीं चाय की टपरी पर मिले। मैंने कहा चाय की टपरी पर? उसने कहा हाँ 5 बजे। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। 5 बजे, घड़ी में भी 3 बज रहे थे। मैं बस अपने आप को ठीक करने लगा और 5 बजने का इंतजार करने लगा। वक्त बहुत मुश्किल से कट रहा था। फाइनली 5 बज गए और मैं तो 4:30 बजे ही घर से निकल चुका था। मैं 5 बजे से पहले ही वहां पहुंच गया। पहली बार ऐसा हुआ था जो मैं सबसे पहले आ गया हूँ और मैं उसका इंतजार कर रहा था। वक्त गुजर रहा था और मेरी धड़कन बहुत बढ़ रही थी। आज इतने टाइम के बाद मैं उसे देखूंगा। और फाइनली 5 बज गए। मैं बस अपनी उन खाली आंखों से इधर उधर देख रहा था। कहाँ है वो? कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? कहीं उसने मुझे मजाक तो नहीं किया? यही सारे ख्यालात मेरे दिल में चल रहे थे। तभी अचानक एक कार मेरे सामने आके रुक गई। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल जब उसका दरवाजा खोलकर एक शख्स बाहर आया, मैं बच्चे से थम गया। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। वो खड़ा हुआ था, अपने पाँव पर खड़ा था। मैंने हैरानी से देखते हुए कहा अमन? उसने कहा कैसा है? उसके चेहरे पर अभी भी वो मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुझे देखकर हंस रहा था और मैं वहां बिल्कुल सुन्न सा खड़ा था। दिखते ही दिखते वो मेरे करीब आ गया। मैंने कहा तू ठीक है? उसने मुस्कुरा कर कहा मुझे क्या होना है? मैंने कहा पर वो उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई है। मैंने भी उसे बहुत तेजी के साथ गले लगा लिया। उसने कहा कैसा है तू? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। भाई तू कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सवाल बहुत बेईमानी था, बचकाना था। एक टूटे हुए कांच से पूछा जा रहा था कि वो कैसा है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। ये सवाल मेरे होठों पर खुद ब खुद आ गया था। क्या मुझे नहीं दिख पा रहा था कि वो कितनी मुश्किल से मेरे करीब इतना चलकर आया है? उसके शरीर का वो घटता हुआ वजन, उसके वो बाल, उसका वो हुलिया जिसे वो हमेशा हर दिन रात मेहनत कर निखारता था,
वो जैसे कहीं खो गया है। वक्त की मार ने सब कुछ छीन लिया है। क्या ये सब कुछ मुझे नहीं दिख रहा था? फिर भी मैंने इस सवाल पूछा। बेईमान था मेरा मन या बेईमान था मैं, पता नहीं। शायद भंवर में फंसा हुआ था, इसीलिए सवाल होठों पर आ ही गया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं गिड़गिड़ा रहा था। उसने मुझे हौसला देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए मुझसे अलग हो गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? हाँ, ये बाल, ये कपड़े, तुझे हुआ क्या है? मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? एक पल में आके ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं वहीं वक्त की तरह खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था। हर बार की तरह आज भी सिर्फ वो बोल रहा था और मैं सुन रहा था। फाइनली जब शांत हुआ तो उसने कहा, अब ऐसे ही खड़ा रहेगा? बैठ भी। ये कहकर उसने मेरा हाथ खींच लिया और मुझे वहीं बैठा दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा जैसे कि उससे ये कहना चाहता हूँ कि तू भी बैठ जा, पर वो खड़ा हुआ ही था। मैंने कहा, क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहा? उसने कहा, बैठ नहीं सकता। मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, पैर। ये कहकर उसने पैरों की तरफ इशारा किया। मैं बस खाली आंखों से उसके इशारे को देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? उसने धीमी सी मुस्कुराहट देते हुए जवाब दिया, हाँ बस सब ठीक है, चलने फिरने में तकलीफ होती है और प्रोस्थेसिस है तो वक्त लगेगा शरीर को ढालने में इनके साथ, बस इसीलिए अब इतना आराम से बैठ नहीं सकता, तकलीफ होती है। उसका यूं एक ही सेंटेंस में 2 बार तकलीफ इस्तेमाल करना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे पूछ पाऊँ। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था पर मैं वहां बस हारा हुआ सा बैठा था। हारा वो था अपनी जिंदगी में, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ बिखर गया। कुछ पल के लिए मुझे ऐसे ही देखता रहा और मैं अपना सर झुकाकर वहीं ऐसे ही बैठा रहा। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, उसके पैरों में गिरकर उससे कहना चाहता था कि मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। और अंत में उस चुप्पी को उसने ही तोड़ा। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे बारे में अंकल से सुना। मैंने कहा, पापा? अंकल, तुझे पता है कि वो मेरी कब से तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, वो तेरी तलाश कर रहे हैं? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरी आंखें सवाल कर रही थी। उसने कहा, वो मेरी तलाश कर रहे थे। मैंने कहा, पर क्यों? उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स, क्या वजह हो सकती है? वो मेरे साथ पार्टी करने तो जाएंगे नहीं, तू ही वजह था। उन्होंने मुझसे कहा कि तू परेशान है, तू खो चुका है और हर पल हर दिन मर रहा है। तो मैं एक अच्छे दोस्त होने के नाते यहाँ आ गया अपने मरते हुए दोस्त को बचाने के लिए। ये कहकर वो हंसने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मजाक मत कर। उसने कहा, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैं पापा के साथ दूर गया हुआ था। अचानक पापा की मुलाकात हुई अंकल से और उसके बाद उन्होंने वो सब कुछ उन्हें बताया और मुझसे यहाँ आकर तुझसे मिलने के लिए कहा। अबीर, जो गुजर गया वो गुजर गया, हम रुक कर नहीं रह सकते। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं खड़ा हुआ और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है अमन, मेरी गलती है। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। मैं कैसे जी पाऊंगा? उसने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ, शायद मेरे हिस्से में ही नहीं था वो सपना, पर कोई बात नहीं। मैंने कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? हाँ, वो तेरा सपना था बचपन से तू यही चाहता था और तू अब। मैं कह नहीं पा रहा था, शब्द जबान पर जैसे अटक कर रह गए थे। उसने कहा, कोई बात नहीं, सपना था, गुजर गया, अब एक सपना तू देख ले। क्या तू मेरे लिए ये सपना पूरा कर सकता है? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? उसने कहा, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, क्या तू मेरे लिए ये कर सकता है? मैं वहीं सन्न सा खड़ा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरा सपना पूरा करे। यह आसमान अभी भी किसी को बुला रहा है। अमन ना सही, अबीर ही सही। हाँ, ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट सबसे प्योर थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने सिर्फ उसे गले लगा लिया और जैसे उसे ही नहीं, मैंने सपनों को गले लगाया। उसके सपने, उसकी पूंजी, उसके जीवन का संघर्ष, सब कुछ तो था उनको चंद शब्दों में।
जिसे मैंने भी कुछ वक्त पहले गले लगाया है। मन के अंदर सुकून नहीं था, लेकिन वो पहले जैसी बेचैनी भी नहीं थी। न जाने क्या मरहम था उनके उन शब्दों में, जिसका एहसास उस कुछ चंद सेकंडों में हुआ था। वहाँ हम काफ़ी देर बात करते रहे। मैं रोता रहा और वो मुझे समझाता रहा। फिर लगभग 2 घंटे के बाद उसने बात को ख़त्म करते हुए कहा, अब मुझे चलना होगा। मैंने कहा, चलना होगा कहाँ? उसने कहा, मैं जा रहा हूँ अबीर। एक पल से जैसे मैं ठंडा हो गया। मैंने कहा, कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए। सब कुछ आसान करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करने के लिए वक्त लगता है ना, तो बस कुछ पल मैं अपने लिए चाहता हूँ। तस्वीर दोबारा देखनी है मुझे आईने में, तो बस आईने को मजबूत करना चाहता हूँ। जानता हूँ चुभेगा, पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा अबीर। मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैंने कहा था ना, जवान की ताकत उसके शब्दों में होती है। ये क्या कर वो हंस गया। वो शब्द बचपन के जैसे आँख ठिठोली कर वापस मेरे कानों में दोहरा गई हूँ खुद को। मैं अपनी उन खाली आंखों से बेबस सवालों के साथ बस उसे ताकता रहा, और वो उस चंद सी मुस्कुराहट देकर मेरी तरफ देखता रहा। मैं जाऊं? ये क्या कर वो मुझसे जैसे परमिशन ले रहा था। मैंने कहा, तू जाना चाहता है? उसने कहा, जाऊंगा तभी शायद जी पाऊंगा, क्योंकि आसान नहीं है मेरे लिए सब कुछ। मुझे भी तकलीफ होती है। फिर एक बार तकलीफ का जिक्र हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली, उसका हाथ छोड़ा और कहा, ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर जो मैंने कहा है वो याद रखियो, ये आसमान अभी भी बुला रहा है। अबीर, ये तुझे बुला रहा है। ये कहकर उसने मुस्कुराहट दी और फिर कार में बैठकर चला गया। मैं बहुत देर तक वहाँ ऐसे ही खड़ा होकर उसकी कार को ओझल होते हुए देखता रहा। वक्त सच में गुजरा था। फिर मैंने खुद को समेट कर अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया, और सिर्फ अपने कदमों को ही आगे नहीं बढ़ाया था, मैंने उस वक्त शायद अपनी जिंदगी को भी नया मकसद दे दिया था। वो मकसद जो वो शख्स मेरी जिंदगी में शामिल कर गया था। आज भी वो मुझे नई जिंदगी दे गया था। मैं आगे बढ़ता गया और सिर्फ बढ़ता ही गया। और आज मैं अबीर सिर्फ अबीर नहीं रहा, कैप्टन अबीर बन गया हूँ। यकीन नहीं होता, उस दिन के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। मैंने कोशिश की उस तक पहुँचने की, पर वो कभी आया ही नहीं हाथ में। शायद उसे अभी भी वक्त चाहिए। मैं उसका इंतज़ार करूँगा, हमेशा उसका इंतज़ार करूँगा। इस आसमान से उसे बहुत प्यार था। इस आसमान में उड़कर ही मैं इस आसमान को Life is an endless journey until you died. No doubt there are so many ways to live, but most purest, most honest and most finest is just to accept who you are, and you have to think how you make a better picture of you, how you overcome your fear, your failure, because in the end it's only you who have the power, who have to work on it. So do whatever you can and move on, and left everything on time, because when no one does, only time has the power to heal you and to believe in you. That's it for today. Signing off at Trey, feeble label, pocket full of words that knock you inside.